हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। ये वाला आप स्टॉक देख सकते हो, पिछले 1.5 महीने में ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। एक और क्रेजी रन आपको देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक देख सकते हो 75% प्लस रिटर्न्स इन्होंने बनाया है पिछले 1.5 महीने में। और इसमें आप वॉल्यूम स्पाइक भी देख सकते हो। वॉल्यूम स्पाइक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक ज़्यादा होता है ना, ये समझ लो कि वहाँ पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, स्मार्ट मनी जिसको हम बोल सकते हैं। सो एक्चुअली एक नया बिजनेस डायमेंशन ओपन हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है। सो हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। सो न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं जिसके वजह से आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग देखने मिली है और कुछ स्टॉक्स ने बहुत क्रेजी रनअप दिया है। तो अब इसको समझते हैं कि हुआ क्या है। सो 2026 न्यूक्लियर मिशन के एनर्जी का मिशन जो है, इसके हिसाब से 20,000 करोड़ का फंडिंग इस मिशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वेरएल्स NPCIL ये जो गवर्नमेंट ओन्ड एक न्यूक्लियर पावर का लेग है, इसने ऑलमोस्ट टेंडर्स फ्लोट किए, कंपनीज को इन्होंने इनवाइट किया है। तो बेसिकली यहाँ पर अडानी, रिलायंस, टाटा पावर, JSW एनर्जी और ऐसे आपको काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाएंगे जिन्होंने बिडिंग किया है फॉर SMR। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, इंडिया एज अ मार्केट, यहाँ पर डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड जो हमारा पर्सनल कंजम्पशन है वो भी डे बाय डे पावर का बढ़ते जा रहा है। अब इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावर का जनरेशन करना पड़ेगा और ये सिर्फ थर्मल से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थर्मल से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशंस की प्रॉब्लम हम सब ने देखी है। तो नाउ वी आर माइग्रेटिंग टू डिफरेंट मेथड्स, चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो गया या फिर वो आपका ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सो विंड, सोलार, ये सब पे हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना ली है। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। वेरएल्स कमिंग बैक टू न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, सो न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5% 3% के आसपास है इंडिया में टोटल कंट्रीब्यूशन में। वेरएल्स थर्मल आज भी अप्रॉक्सीमेटली 68 से 70% के आसपास हम थर्मल पावर जनरेशन पे ही डिपेंडेंट है। तो अब इसको हमें माइग्रेट करना है, इसके लिए न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इंडिया का करंट कैपेसिटी अगर आप देखोगे न्यूक्लियर पावर में अप्रॉक्सीमेटली 8.5 गीगावाट्स का है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 100 गीगावाट्स तक पहुँच सकते हैं बाय 2047। अब इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी, बल्क इन्वेस्टमेंट्स भी लगाने होते हैं, बिकॉज अगर आप एक पावर प्लांट देखोगे तो एक पावर प्लांट में अंदर अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, अलग अलग रिएक्टर्स एक ही प्लांट में आ सकते हैं। अब एक रिएक्टर पे अप्रॉक्सीमेटली 5,000 6,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है और ये प्रोजेक्ट पूरा बनाने में 3 साल 5 साल भी आपको लग सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत फास्ट पेस से ग्रो करना पड़ेगा अगर हम एक्चुअली 100 गीगावाट्स को कैच करना चाहते हैं। बिकॉज अभी रिसेंट में ये इंडस्ट्री को ओपन अप किया गया है, जहाँ पर 49% FDI भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो ये पॉलिसी को ओपन अप कर दिया गया है। अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, अगर हम चाइना को देखते हैं तो वहाँ पर चाइना इज सिटिंग एट अ कैपेसिटी ऑफ 50 to 60 गीगावाट्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 5 से 6 सालों में दे कैन डबल इट अप। मतलब वो ऑलमोस्ट 120 गीगावाट्स 115 गीगावाट्स के आसपास पहुँच जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू चेन में कौन सी कंपनीज आती है, उनका प्रॉफिट प्रोफाइल क्या है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पर हमें देखने मिल सकती है, एंड इंडिया कितने पेस से ग्रो कर सकता है, कौन सी कंपनीज है इसके अंदर, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स के थ्रू बेनिफिट कर सकती है, एंड एक प्रोसेस भी हम समझेंगे इस वीडियो में। सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स, की लर्निंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, अगर बिकॉज ये एक जो अभी ओपन अप हुआ है पॉलिसी, इसके थ्रू ही जो स्मार्ट मनी है वो पैसे बनाते हैं। जैसे पॉलिसी में क्या चेंजेस हो रहा है, उससे कौन सी कंपनी को बेनिफिट पड़ेगा और कौन से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कितने उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा, कितना मार्जिन होगा, ये कैलकुलेशन बड़े प्लेयर्स करते हैं, इसके थ्रू वो अपने पोजीशंस बनाते हैं। सो अगर हम इस थीम को जल्दी कैप्चर कर पाते हैं या फिर हम समझ पाते हैं, सो कहीं ना कहीं आगे जब हमें मौका मिलता है मार्केट में तो हम उसमें निवेश कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा कोर मोटिव होता है 360 इन्वेस्टिंग पे कि हम आपको प्रॉपर रिसर्च प्रोवाइड करें, उसके साथ में आपको वैल्यू चेन और अपॉर्चुनिटीज़ बताएं, ताकि आप खुद इंडिपेंडेंटली उसको समझ के आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओ। सो एज अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। सो 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप मार्केट रिसर्च को लेवरेज करना चाहते हो, स्ट्रैटेजीज को समझना चाहते हो, फंडामेंटल ट्रिगर्स एंड टेक्निकल चार्ट्स वगैरह समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन।
तो सबसे पहले ये समझते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते क्या है, स्मॉल SMR जिसको हम बोलते हैं। सो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा दिखता है। अब ये बेसिकली लो कार्बन एमिशन के थ्रू एनर्जी जनरेट करता है, और ये एनर्जी आपको इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, बाकी अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी काम में आती है। तो अगर आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये रिएक्टर के अंदर आपके पास में मॉडरेटर्स होते हैं, यूरेनियम फ्यूल रॉड्स होते हैं। सो बेसिकली यूरेनियम इज़ वन काइंड ऑफ अ फ्यूल, इसके थ्रू जो प्रोसेसिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्टील एलॉयज़ वगैरह भी यूज़ होते हैं, एंड स्टेनलेस स्टील का इसमें यूजेज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पम्प्स यूज़ होते हैं, देन वाटर की यूजेज होती है, वाटर सर्कुलेटर की यूजेज होती है, हीट एक्सचेंजर्स की यूजेज होती है, और रिएक्टर्स, शील्डिंग्स, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती है। सो इस वैल्यू चेन में सबसे पहले आप देखोगे तो न्यू रिएक्टर्स आते हैं, रिएक्टर्स का डिज़ाइन आता है। तो डिज़ाइनिंग बेसिकली इंडियन कंपनीज नहीं करती है। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं है। सेकेंडली EPC वाला बिजनेस है, जो बेसिकली आपका जो प्रोक्योरमेंट करता है, राइट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब जो कंपनीज है। सो कंस्ट्रक्शन में हमारा जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को वो काफ़ी हाई है। देन थर्ड आता है कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स लाइक पावर पाइपिंग्स होता है, देन वाल्व्स होता है, फॉर्जिंग्स होता है, यहाँ पर भी इंडियन कंपनीज इन द वैल्यू चेन दे आर प्रेजेंट। देन फोर्थ इज ऑफ पावर इंफ्रा, ग्रिड ट्रांसमिशन, यहाँ पर भी इंडियन कंपनीज आती है, एंड इसमें इंडिया का अपॉर्चुनिटी काफ़ी हाई है। OEMs में यहाँ पर मॉडरेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, और ये सर्विस ओरिएंटेड एक वैल्यू चेन में लास्ट एंड डाउन स्ट्रीम में आता है, जहाँ पर सर्विस ओरिएंटेड काम होता है। सो बेसिकली इसको हम ON कैटेगरी में डालते हैं। अब इसके अंदर हमें ये समझना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। तो जैसे मैंने आपको वैल्यू चेन बताया, आप ये डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पर जनरेटर्स, आपके कंडेंसर्स, टर्बाइंस, यहाँ पर एक पंप्स भी आता है, देन कंट्रोल रॉड्स, रिएक्टर्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है वाइल जनरेटिंग द एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। और वो पावर फिर ट्रांसमिट होता है, कहीं ना कहीं स्टोर भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम कंटिन्यूस पावर सप्लाई दे सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के लिए, जो बहुत क्रिटिकल है, जहाँ पर हम पावर कट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो अपस्ट्रीम ऑफ द वैल्यू चेन जहाँ पर डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पर वेस्टर्न कंपनीज काफ़ी है। वेस्टिंग हाउस करके एक कंपनी है, GE हिताची करके एक कंपनी है, देन CNNC एक कंपनी है, देन ऑल्सो रोल्स रॉयस वहाँ पर है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया की मेजरली कोई कंपनी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पर कंपोनेंट्स की बात आती है, हाई प्रिसीशन इंजीनियरिंग की बात आती है, तो वहाँ पर LNT भी आता है, देन वहाँ पर MTAR आता है। अब कंपोनेंट्स में पाइपिंग्स और ट्यूब्स, पावर पाइपिंग्स की हम बात करते हैं, फॉर्जिंग्स की बात करते हैं, तो ट्यूब्स वगैरह में एक रत्नमणि मेटल की कंपनी आती है, एंड KSB पम्प्स भी एक कंपनी आती है जो इस वैल्यू चेन में फिट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम EPC बिजनेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन EPC सेगमेंट इज़ योर LNT। सो LNT हाई प्रिसीशन इंजीनियरिंग में तो है, लेकिन EPC प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के पास में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट BHEL एंड ऑल इज ऑल्सो इनटू द वैल्यू चेन। सो पावर एंड जो ग्रिड ट्रांसमिशन का एक जो सेगमेंट आता है, इसके अंदर यू विल हैव कंपनीज लाइक पावर ग्रिड, देन CG पावर एंड योर GE T&D एंड हिताची एनर्जीज, ऑल दोज कंपनीज फॉल अंडर दिस कैटेगरी। उसके अलावा जो स्मॉल कंडक्टर्स वगैरह भी आते हैं, तो बेसिकली अपार वगैरह कंडक्टर्स के अंदर है, तो वो भी आप देख सकते हो। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से वैल्यू चेन है। OEMs में अगर हम आते हैं, ONMs में, तो बेसिकली वहाँ पर भी LNT, BHEL एज अ प्लेयर वहाँ पर भी आते हैं इमर्ज होके, बिकॉज अगर आप देखोगे तो लाइसेंसिंग के साथ में एक जो सर्विसिंग का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ताकि वो लाइफ जो है रिएक्टर की वो इंटैक्ट रहे, उसको भी सर्विसिंग चाहिए। तो मेंटेनेंस वाला जो काम है, उसमें आपके ये कंपनीज भी आ रही है। अब कुछ लोग जिसको ऐसा लग सकता है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो एक थीम है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता है, और माइट बी समवन माइट नॉट बी कन्विंस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एनर्जी मिशन। सो यहाँ पर मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है। अब क्यों? क्योंकि इसके 3 बड़ा प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डीकार्बनाइजेशन। वी एक्चुअली वांट टू गेट एन ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम थर्मल पावर, बिकॉज हम कार्बन लेस एमिट करना चाहते हैं पोल्यूशन के चलते। सो यहाँ पर हम एक्चुअली अदर ऑल्टरनेटिव पे जा रहे हैं, जहाँ पर वो न्यूक्लियर हो सकता है या फिर वो सोलर या रिन्यूएबल थीम्स हो सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पावर सप्लाई, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज सोलर और विंड में 2 प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम सोलार को देखते हैं तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं रात के टाइम में आपको धूप नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आप पावर जनरेट नहीं कर सकते हो। सेकेंडली विंड पूरे दिन नहीं चलेगी, तो वहाँ पर भी आप पावर जनरेट नहीं कर सकते हो, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है। थर्ड थिंग,
बड़े प्रोजेक्ट्स को जहाँ पर हम पावर कंजम्पशन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए और हम इंटरप्शन बीच में पावर सप्लाई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली डेटा सेंटर हो गया, एआई हो गया, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी। जो ये थीम्स हैं ये पावर जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सो जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि चाइना इज सिटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 50-60 गीगावाट्स और 120 तक पहुँच जाएंगे अगले 5 साल में। हम 100 गीगावाट्स तक पहुँचना चाहते हैं बाय 2047 और ये काफ़ी चैलेंजेस के थ्रू जा सकता है बिकॉज इंडिया में एक तो प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत लॉन्ग डेटेड होते हैं, उस पर आपको रियलाइजेशन भी मिलना बाद में स्टार्ट होता है। एंड दूसरा चीज़ अप्रूवल्स, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं वो भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होते हैं, स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्लो रहा है, चाहे आप इंफ्रा में देख लो, चाहे आप पावर में देख लो, अभी न्यूक्लियर में भी अगर आप सेम चीज़ देख सकते हो तो ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है ना, इंडिया में वी एक्चुअली मिस इंटेंट बिकॉज पास्ट में अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग थीम उतना ज़्यादा लाइमलाइट में थी तो, लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला। देन स्किल इंडिया वाला जो एक हमें मिशन था, स्किल इंडिया वाला जो एक पूरा एक नैरेटिव था, दैट ऑल्सो गॉट कोलैप्स। फिर हाउसिंग फॉर ऑल जो 16-17 के बाद से फिर 16-17 के आसपास में आया था, दैट एक्चुअली मिस्ड मोमेंटम इन 2020-2022। तो बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे पास्ट में भी हमें प्रॉब्लम्स देखने मिले हैं जिसके वजह से हमारा जो इंटेंट के चलते और रेगुलेटरी चैलेंजेस के चलते जो हमारा थीम है वो स्लो डाउन हो जाता है। सो अगर ये थीम स्लो डाउन होता है तो हमें प्रॉब्लम देखने मिल सकती है बिकॉज 100 गीगावाट्स तक पहुंचना माइट बी अ बिग चैलेंज। सो सबसे पहला स्टॉक जो सबसे ज़्यादा रनअप दिया है दैट इज़ योर एमटार टेक। अगर आप रिसेंट में देखोगे एमटार फ्रॉम 3500 मेड अ हाई अप्रॉक्सीमेटली 6700-800 के आसपास चले गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर भी आप कौन कौन में देख सकते हो, कंपनी कंफर्म रिसीप्ट ऑफ 500 करोड़ प्लस फॉर यूनिट 5 यूनिट 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इंटरेस्टिंगली आप ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि न्यूक्लियर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और इमीडिएटली Q1 FY27 से ये शुरू हो जाएगा। वेरएल्स अगर आप FY27 का अगर आप देखोगे तो एज होल 150 करोड़ रेवेन्यू, 150 करोड़ के प्लस रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियर इन FY27 एंड उससे ज़्यादा भी हो सकता है बिकॉज मैनेजमेंट बोल रही है वेरी कंफर्टेबली विल डू मच बेटर देन दैट। अब ऐसे जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ड्रिवन या गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जो ड्रिवन स्टोरीज होती है ना, उसके अंदर आप कोई कंपनी को पिक कर रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात ये ध्यान में रखो, हमेशा इस बात को गार्ड बांध लो कि इसको ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से देखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर इनफ्लो विल डिसाइड द मोमेंटम ऑफ द स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप BHEL भी देखोगे तो ये टर्बाइंस वगैरह में है, SMR में आ गए हैं, देन NLC इंडिया भी वहाँ पर SMR में आ रही है। सो बेसिकली ये सब कंपनीज भी है जो विद इन द वैल्यू चेन हमने ऑलरेडी डिस्कस की। नाउ लेट्स कम टू द रिस्क पैरामीटर। सो सबसे बड़ा रिस्क है कि हमारे पास में डिज़ाइन नहीं है। सो इंडियन कंपनीज इज नॉट इनटू द हाई एंड ऑफ द वैल्यू चेन, जहाँ पर डिज़ाइनिंग वाला एक प्रॉब्लम है तो हम एक वहाँ पर डिपेंडेंट है। सेकेंडली क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल्स का बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, सो बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल्स के लिए काफ़ी डिले होता है, दैट इज़ अगेन अ रिस्क, सेकेंड रिस्क। थर्ड इज़ द एग्जीक्यूशन रिस्क। सो बेसिकली इंडिया में हमने देखा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, रेल इंफ्रा हो या फिर आपके दूसरे कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हो, इसमें आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए टाइम लगता है। सो वहाँ पर एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है कहीं ना कहीं, और बीच में कोई इलेक्शंस आ गए, कभी फंडिंग स्लो डाउन हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंडिंग की और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को और बूस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम दिखती है मुझे दैट इज़ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 5 साल के बियॉन्ड के जेस्टेशन पीरियड होते हैं, जहाँ पर आपको उसके बाद रियलाइजेशन देखने मिलता है। सो लॉन्ग डेटेड प्रोजेक्ट्स में आपको कैश फ्लो जनरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो लॉन्गर रन में हो सकता है कि काफ़ी कंपनी, सेलेक्टिव कंपनी जो होंगी वो शायद से इससे बहुत बड़ा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए। सो अभी क्या होता है ना, जैसे ही कोई भी नई थीम आती है मार्केट में ना, तो जल्दी जल्दी सब जन एवरीवन वांट्स टू गेट इन, तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं हाइप भी क्रिएट हो जाता है। बट आस्ते आस्ते आप देखते हो जो हमने रेलवे में देखा, जब रेलवे में ऑर्डर्स आ रहे थे तो सब जन रेलवे स्टॉक्स के पीछे चेस कर रहे थे, तो वहाँ पर 1-1.5-2 साल के बाद में पीक लग गया स्टॉक्स में और सारे ही कंपनीज नीचे आ गई और इन्वेस्टर्स गॉट स्टक। सेम चीज़ हमें पावर में रिसेंट में पावर जनरेशन में भी देखने मिला था, टाटा पावर हो गया या फिर JSW एनर्जी हो गया, तो काफ़ी कंपनीज में लोगों का पीक लग गया और वहाँ पर काफ़ी स्टक हो गई पोजीशंस। सो मैंने मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया है यहाँ पर, और इसके थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस सेक्टर को अप्रोच कर सकते हो। इसमें मैंने काफ़ी सारे इंसाइट शेयर किए, राइट फ्रॉम द वैल्यू चेन, इंडिया में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, हमारा मिशन क्या है, एंड ऑल्सो द की प्लेयर्स एंड इन द वैल्यू चेन।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको और कोई चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. कमेंट सेक्शन इज ऑल ओपन फॉर यू. विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. 360 इन्वेस्टिंग पर मार्केट रिसर्च करते हैं. अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन. इफ यू लव दिस कॉन्टेंट जैसे द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मेक अ कम्युनिटी. मेक 360 इन्वेस्टिंग का जो हमारा चैनल है जहाँ पर हम ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के फैक्टर के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़े रहें. आई डोंट वांट टू रोल आउट फ्री टिप्स. तो यहाँ पर हम किसी को भी कभी भी कोई भी रैंडम टिप्स नहीं देते हैं. यहाँ पर हम आपको एक पूरा प्रोसेस पूरा रिसर्च अच्छे से आपको गाइड करते हैं सो दैट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन यू शुड बी अवेयर अबाउट द प्रोसेस एंड द रिस्क पैरामीटर एज वेल. तो आपको ऐसा ही अप्रोच हमारा हर वीडियो में मिलेगा. इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस के कंटेंट और सेक्टर एनालिसिस टेक्निकल फंडामेंटल सब चीज़ का आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. कीप लर्निंग कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.